ऑल स्टूडेंट। बच्चों, कक्षा 11th की आज की ये मेरी क्लास है, मेरी कक्षा है। और मैं आपको बता देती हूँ कि कक्षा 11th में आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है जनरल हिंदी, अर्थात सामान्य हिंदी, जिसे अनिवार्य हिंदी भी कहा जाता है, कंपलसरी हिंदी भी कहा जाता है। तो बच्चों, 11th क्लास की ये जो कक्षा है न केवल आर्ट्स की है अपितु हमारे साइंस के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि हमारे चाहे 11th में आर्ट्स हो, साइंस हो और चाहे हमारे कॉमर्स हो, अर्थात तीनों में ही हमारे जो है सामान्य हिंदी, हमारे जनरल हिंदी चलती है। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि कक्षा 11th की जो है हमारी जनरल हिंदी की, अनिवार्य हिंदी की आज की ये मेरी कक्षा है। और इस कक्षा के अंतर्गत हम बच्चों अपने सलेबस के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि हमारा जो सलेबस है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, उसमें कौन कौन सी बुक है, उसमें व्याकरण का कितना पार्ट है, रचना में उसमें कौन कौन से टॉपिक हमारे रखे गए हैं। तो उनके बारे में हम अच्छी तरीके से जानने और समझने का प्रयास बच्चों अपने इस वीडियो क्लास के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी, अर्थात इस कक्षा में आज हम सलेबस के बारे में जानकारी लेंगे और सब्जेक्ट है हमारा जनरल हिंदी। और यहाँ पे मैंने लिखा है पाठ्य पुस्तक कि हमारा जो कक्षा 11th की आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमारे सिलेबस में कितनी पाठ्य पुस्तकें हैं, अर्थात हमारे कितनी बुक्स हैं, कितनी किताबें हैं जिनको हमें देखना होगा, जिन्हें हमें अध्ययन करना होगा। तो बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि हमारा जनरल हिंदी में जो सिलेबस है उसमें हमारा पाठ्यक्रम 3 खंडों में, 3 भागों में बटा हुआ है। पहले के अंतर्गत हमारे बुक्स रखी गई है और बुक्स में भी 2 है। पहला है, एक तो आरोह है और फिर दूसरी पुस्तक है हमारी वितान। क्या नाम है दूसरी पुस्तक का? वितान। और फिर इसके बाद में हमारा तीसरा जो टॉपिक रखा गया है वह है हमारा रचना का, अर्थात हमारे चाहे वार्षिक एग्जाम हो चाहे अर्धवार्षिक एग्जाम हो, हमारा जो सिलेबस जो आएगा वह आरोह है, वितान और रचना, उसमें से हमारा क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब है बच्चों कि आज जो हम पाठ्यक्रम को जानेंगे और समझेंगे उससे पहले हम जो है अपनी किताबों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों अनिवार्य हिंदी की, जनरल हिंदी की, आर्ट्स और साइंस की जो क्लासें हैं आगे से मेरी होगी। तो इन क्लासों में हम जो है रचना के बारे में भी देखेंगे, वितान पुस्तक को भी पढ़ेंगे, इसके अलावा हम जो है अपनी आरोह पुस्तक को भी जानेंगे और समझेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम जब अपनी किताबों को और रचना के बारे में हम जाने और समझें उससे पहले हमें सिलेबस को जानना आवश्यक है। तो बच्चों, हमारी जो आरोह पुस्तक है, अर्थात हमारी पहली जो बुक है भाग फर्स्ट अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत, जनरल हिंदी के अंतर्गत, वो है आरोह है। वो कौन सी पुस्तक है? आरोह है। और एक बात मैं और बता देती हूँ आपको बच्चों कि अब की बार जो है कक्षा 6 से लेकर 12th तक, कक्षा 6 से लेकर 12 तक केवल 10वीं और 12वीं अर्थात 10th और 12th का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, बाकी सभी का हमारा सिलेबस चेंज हो गया है। अर्थात हमारे अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत भी NCERT का सिलेबस, NCERT का सिलेबस हमारा लागू हो गया है, अर्थात NCERT का सिलेबस हमारा लागू हो गया है। इसीलिए हमारे कक्षा 11th का बच्चों जनरल हिंदी का जो हमारा कोर्स था, हमारा जो सिलेबस था वो बच्चों चेंज हो चुका है। तो अब आप 11th में सामान्य हिंदी की, जनरल हिंदी की जो भी आप बुक्स खरीदेंगे वो NCERT की होनी चाहिए, अर्थात आप मार्केट से आप किताबें जब खरीदेंगे तो ध्यान रखना वो NCERT की होनी चाहिए, वो नया सिलेबस होना चाहिए। और जब आप बुक्स देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आरोह है, वितान, ये जो हमारी किताबें हैं उनमें अंदर NCERT एवं राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल लिखा हुआ होगा। तो नया कोर्स जो है, सिलेबस है, वो आपको अपने अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत खरीदना होगा। अब हम आते हैं अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत, अपने सिलेबस के अंतर्गत। तो पहले हम देखते हैं आरोह है, पहले हम जो है बुक देखते हैं आरोह है। आरोह हमारी जो है बच्चों जनरल हिंदी की भाग फर्स्ट पार्ट
फर्स्ट अर्थात हमारी पहली बुक है। हमारी कौन सी है? ये पहली बुक है। आरोह बुक जो है वह भी अपने आप में 2 खंडों में बच्चों 2 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में बटी हुई है? 2 भागों में बटी हुई है। एक में तो गद्य भाग है और दूसरे भाग में हमारा पद्य खंड या पद्य भाग है। तो आरोह किताब के अंतर्गत से बच्चों हम जो है गद्य भाग और पद्य भाग में अपने चैप्टर जो है, अपने लेसन जो है उनको अच्छी तरीके से जानेंगे और समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो है मैं आपको चैप्टरों के बारे में इंट्रोडक्शन देती हूँ, परिचय आपको करवा रही हूँ। और पुस्तक का नाम है हमारा आरोह है। पहले लेते हैं हम अपने गद्य पाठ, अर्थात आरोह पुस्तक में हमारे गद्य पाठ कौन कौन से है। तो 1 नंबर पर बच्चों हमारा पाठ है नमक का दरोगा। कौन सा पाठ है हमारा? नमक का दरोगा। और नमक का दरोगा पाठ जो है बच्चों मैं बता देती हूँ कि ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है और प्रेमचंद को हिंदी साहित्य के अंतर्गत कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों नमक का दरोगा पाठ में हम जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना नमक का दरोगा पाठ देखेंगे और इसमें उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर का किरदार जो निभाया है, किस तरीके से हमारी शासन व्यवस्था अर्थात भ्रष्टाचार की पोल खोली है, वो हमें देखने को मिलेगी। दूसरा पाठ है हमारा मियाँ नसरुद्दीन। दूसरा पाठ है हमारा मियाँ नसरुद्दीन, यह है कर्सना सोबती के द्वारा रचित है। तीसरा पाठ है हमारा अप्पू के 2.5 साल। कौन सा पाठ है? अप्पू के 2.5 साल। 4 नंबर पे हमारा जो लेसन है पाठ है वह है विदाई संभाषण। वह है विदाई संभाषण और संभाषण का अर्थ होता है बच्चों लेक्चर देना, अपना भाषण देना। फिर है 5 नंबर पर हमारा पाठ गलता लोहा। कौन सा पाठ है? गलता लोहा। 6 नंबर पे हम देखेंगे स्पीति में बारिश। स्पीति में बारिश। 7 नंबर पे पाठ है हमारा रजनी। 7 नंबर पे हमारा जो पाठ है वह है रजनी। 8 नंबर पे हमारा पाठ है जामुन का पेड़। जामुन का पेड़। इस पाठ में भी बच्चों हम हमारे प्रशासनिक तंत्र की, हमारी जो शासन व्यवस्था है उसकी लापरवाही के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से हमारी शासन व्यवस्था जो है आज जो है जनता का जो है भला करने की बातें करती है, लेकिन अंदर से कैसे वो खोखली है। आगे फिर 9 नंबर पे जो हमारा लेसन है, जो पाठ है, उसमें हम देखेंगे भारत माता। पाठ का नाम है भारत माता। 10वें नंबर पे जो पाठ है 10th नंबर पे वह है आत्मा का ताप। क्या नाम है पाठ का बच्चों? आत्मा का ताप। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत हम कुल 10 पाठों का अध्ययन करेंगे, जो मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं और समझाए हैं। और आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में बच्चों हम जो है आरोह पुस्तक के दूसरे भाग पद्य भाग, जिसे पद्य खंड या काव्यांश भी कहा जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत बच्चों हम जो है कुल 10 पाठों को पढ़ेंगे। अर्थात आरोह के अंतर्गत हमारे पाठ जो है बच्चों वह कितने हैं? टोटल 20 है। कितने पाठ हैं हमारे? 20 पाठ है। तो हम पद्य भाग में भी वही 10 पाठों का अध्ययन करेंगे। अब पद्य जो भाग है उसके बारे में आप सभी जानते हैं, समझते हैं कि जो पद्यांश होते हैं दोहे होते हैं, जो काव्यांश होते हैं, काव्य के अंश होते हैं, वो पद्य में रखे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत बच्चों हम कबीरदास जी के दोहे देखेंगे। हम पहला जो पाठ देखेंगे वो है कबीरदास जी का। और कबीर के बारे में आप सभी जानते हैं कि कबीर एक ऐसे कवि रहे हैं जो निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना पर बल देते हैं और ये संत कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। फिर दूसरा हम पाठ जो देखेंगे वह है मीरा। दूसरा पाठ किसका है? मीरा का, जिसे मीराबाई भी कहा जाता है। और मीरा के बारे में आप सभी को पता है कि यह हमारे राजस्थान राज्य से संबंध रखती है और कर्सन भक्त कवियत्री रही है। तो मीरा के जो कर्सन को समर्पित पद है, जो दोहे हैं, वो हम जानेंगे और समझेंगे। तीसरे नंबर पे बच्चों हमारा पाठ है राम नरेश त्रिपाठी। तीसरे नंबर पे हमारा पाठ जो है बच्चों राम नरेश त्रिपाठी का है। उनकी कविताओं को हम देखेंगे। 4 नंबर पे हमारे जो छायावादी कवि है ना बच्चों, सुमित्रानंद पंत। तो सुमित्रानंद पंत के पाठों को हम
देखेंगे। फिर 5 नंबर पे भवानी प्रसाद मिश्र की कविता देखेंगे। 6 नंबर पे त्रिलोचन कवि हैं, उनके बारे में जानेंगे। 7 नंबर पे दुष्यंत कुमार की रचनाओं को देखेंगे। और 8 नंबर पे अक्क महादेवी, उनके बारे में हम जो है उनका चैप्टर है वह पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो अक्क महादेवी है ना, यह महादेवी वर्मा नहीं है। ध्यान रखना, छायावाद में जो है हिंदी साहित्य के बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि महादेवी कौन सी है। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, वह छायावादी काव्य धारा की कवयित्री महादेवी वर्मा है, जबकि अक्क महादेवी जो है वह कर्नाटक से संबंध रखती हैं और ये शैव संप्रदाय से संबंधित है। तो 9 नंबर पे हमारा पाठ है फिर अवतार सिंह पास का। ये जो सारे जो नाम ना बच्चों पाठों के जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं, उनके नाम हैं। तो 9 नंबर पे 9 नंबर पे हमारा पाठ है अवतार सिंह पास की रचना है। फिर 10 नंबर पे जो है वह है निर्मला पुतल। और निर्मला पुतल जो है बच्चों दलित कवयित्री रही है, जो दलितों को, आदिवासियों को बचाने से संबंधित अपने जो लेख हैं, जो अपने आर्टिकल है, अपने जो कविताएं हैं, वह सारी रचनाएं लिखने का काम करती है। तो ये 10 पाठ जो है उनके रचनाकार है, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, इनकी कविताओं को हम जानेंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि पहली पाठ्य पुस्तक हमारी आरोह है, जिसमें हम 10-10 कुल 20 पाठों का अध्ययन करेंगे। तो ये तो हमारी पहली किताब हुई। इसके बाद में मैं नंबर 2 पर बता रही हूँ वितान। हमारी पाठ्य पुस्तक है वितान। कौन सी पाठ्य पुस्तक है? वितान। और वितान देखो बच्चों छोटी सी ही किताब है, बिल्कुल छोटी सी पतली सी किताब है, लेकिन इसके अंदर जो 4 पाठ रखे गए हैं वो अपने आप में बहुत ही बड़े बड़े पाठ हैं। तो जो 4 पाठ है उनका मैं इंट्रोडक्शन, परिचय आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के माध्यम से करवा रही हूँ। पहला जो बच्चों हमारा पाठ है वह है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो इसके ये जो लता मंगेशकर हैं उनके बारे में तो आप सभी जानते हैं कि यह हमारी गायिका रही है, और इन्हीं को लेकर ये जो पाठ है यहाँ पर कोर्स में आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। दूसरा पाठ है बच्चों हमारा राजस्थान की रजत बूंदे। इसके लेखक अनुपम मिश्र जी हैं और उनके द्वारा ये पाठ रचा गया है। फिर तीसरा पाठ है हमारा आलो अंधारी। आलो अंधारी पाठ जो है वो 3 नंबर पे रखा गया है। 4 नंबर पे हमारा पाठ है भारतीय कलाएं, और इसके अंतर्गत बच्चों हम जो हमारी कलाएं हैं, जो हमारे भारत की आर्ट्स हैं, कलाएं हैं, उनके बारे में जानेंगे। और कलाओं में देखो आप बच्चों जानते ही हैं कि हमारे चित्रकला है, मूर्ति कला है, स्थापत्य कला है, और काफ़ी सारी कलाएं हैं जो इसके अंतर्गत हमारे आ जाती है, जिनमें हम नृत्य कला भी ले सकते हैं, संगीत भी ले सकते हैं। तो बहुत सारी कलाओं को हम अपने पाठ नंबर 4 के अंतर्गत वितान पुस्तक में जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ये हमारी आरोह के बाद में कौन सी किताब है? हमारी दूसरी किताब है और इसका नाम है वितान। ये भी आपको खरीदनी है। इसके बाद में मैं बता देती हूँ कि हमारा जो सिलेबस है इसमें तीसरे नंबर पे व्याकरण का ज़्यादा पोर्शन नहीं है, केवल व्याकरण के अंतर्गत रचना को ही रखा गया है, जिसके अंतर्गत हम लेखन कार्य अर्थात किस तरीके से हम चीज़ें लिखेंगे वो हम जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले रचना के अंतर्गत बच्चों मैं बता देती हूँ, पहला जो हमारा टॉपिक है वह है अपठित बोध। पहला हमारा टॉपिक है अपठित बोध। और अपठित बोध किसे कहते हैं बच्चों? आपको पता होगा कि जो पहले काव्यांश या गद्यांश हमने पहले कभी भी रीड नहीं किए हैं, पढ़े नहीं हैं, उन्हें अपठित बोध कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम उन काव्यांशों को, उन जो गद्यांश है उनको जानेंगे और समझेंगे। और बच्चों ये जो है उसमें से आपके गद्य भी आएगा और पद्य भी आएगा, लेकिन वो कभी आपके पाठ्य पुस्तक, चाहे आप सोचते हैं कि वो हमारे आरोह और वितान में से आएगा, तो वह गलत है। अर्थात अपठित बोध हमारे पाठ्य पुस्तक में से नहीं आएगा, वह स्वयं का बनाया हुआ होगा। पेपर जो सेटिंग करता है ना, पेपर जो बनाते हैं एक्सटर्नल का, उनके द्वारा बनाया होगा। तो अपठित बोध में हम किस तरीके से अपने क्वेश्चनों के आंसर देंगे, किस तरीके से हम शीर्षक को लिखेंगे, किस
किस तरीके से हम उसमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति करेंगे, वो सब हम इसमें जानेंगे। दूसरे नंबर पर है बच्चों हमारे निबंध रचना। कौन सा है दूसरे नंबर पर? निबंध रचना। निबंध रचना के अंतर्गत बच्चों निबंध किस तरीके से लिखे जाते हैं, अर्थात हम निबंध किस तरीके से लिखें वो हम जानेंगे और समझेंगे, जिसमें हम प्रस्तावना है, कारण है, उसके उपाय है, फिर उपसंहार है, ये तो देखेंगे ही। साथ ही हमारा जो 11th का जनरल हिंदी का पेपर है उसमें कितने नंबर का ये हमारा निबंध रहेगा, तो नंबरों के अकॉर्डिंग ही हमारी इसकी समय सीमा रहेगी, हमारी शब्द सीमा रहेगी कि हमें 150 शब्द में लिखना है या 200 शब्दों में अपना निबंध लिखना है, वो हम निबंध रचना के अंतर्गत जानेंगे। फिर हमारा पत्र लेखन है, जिसमें देखो हम कार्यालयी पत्र को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। फिर 4 नंबर पे हमारा प्रिंट माध्यम के पिक्चर, इसको जानेंगे। इसमें बच्चों जो है संपादन किस तरीके से जो है पत्रों का, समाचार पत्रिकाओं का, पिक्चर लेखन का आदि का किया जाता है, वो सब हम जानेंगे। फिर 6 नंबर पे हमारा है प्रतिवेदन या आर्टिकल, अर्थात जिसे आलेख भी कहते हैं, वह हम पढ़ेंगे। तो बच्चों ये हमारा सिलेबस है जो मैंने आज की इस वीडियो क्लास में आपको जो है समझाने का प्रयास किया। तो बच्चों मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे लिखा है कि ये वीडियो क्लास मेरे कक्षा 11th की है और इसमें मेरे कला अर्थात आर्ट्स और साइंस दोनों ही जो फैकल्टी है उनके स्टूडेंट के लिए ये वीडियो क्लास है। और इसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दी कि हमारा जो सिलेबस है वो 2 भागों में बटा हुआ है और वैसे देखते हैं तो इसके 3 खंड हो जाते हैं। पहले हमारे इसमें 2 पाठ्य पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है आरोह है और दूसरी पुस्तक है हमारी वितान, और तीसरी हमारी जो पुस्तक है वह हमारी है रचना। लेकिन रचना में आपको कोई व्याकरण वगैरह कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रचना के जो ये 5 टॉपिक है ना बच्चों, अपठित बोध है, निबंध रचना है, कार्यालय पत्र लेखन है, प्रिंट माध्यम है और प्रतिवेदन किस तरीके से लिखा जाता है, वो सारा हम लोग आपको करवाएंगे, मैं आपको समझाऊंगी। तो ये जो बच्चों जनरल हिंदी में हमारे जो कोर्स है उसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, परिचय दिया। और एक बात आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे कि हमारा कोर्स चेंज हो चुका है, इसलिए आप पुरानी पाठ्य पुस्तकें न खरीद करके NCERT का नया कोर्स जो है जनरल हिंदी में अपने कक्षा 11th के लिए खरीदेंगे, जिसमें आपको आरोह और वितान 2 पुस्तक आपको खरीदनी है। और बच्चों इसके बाद में मैं बता देती हूँ कि कल से आगे से मेरी जो वीडियो क्लासें होगी उसमें हम लोग जो है रचना या फिर हम जो है आरोह या वितान जो है उनमें से किसी चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो आगे से मेरी रेगुलर क्लासें होती रहेगी और उनके यूट्यूब पर जो भी वीडियो आपके विद्यालय से प्रेषित किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, आप उन्हें ध्यान से देखें। और लास्ट में मैं जो है उनकी हर सैटरडे संडे को एक PDF भी बनाकर भेजूंगी, जिसमें आपका काम होगा और वह काम आपको जो है अपनी हिंदी की नोटबुक के अंतर्गत करना होगा। किसमें करना होगा? हिंदी की नोटबुक में करना होगा। तो जो मैं PDF सैटरडे संडे को भेजूंगी, आप उस PDF को सारे सप्ताह के वीडियो देखने के बाद में उस PDF को देखेंगे और वह काम अपनी कॉपी के अंदर करेंगे, क्योंकि बाद में बच्चों आपके ऑनलाइन टेस्ट भी हो सकते हैं और जब आपको विद्यालय बुलाया जाएगा तब आपकी कॉपियाँ वगैरह भी चेकिंग होगी और मार्क्स भी आपको दिए जाएंगे। तो बच्चों आप इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे अपने चैप्टर होते जाएंगे मैं आपको वर्क देती जाऊंगी और वो आपको PDF में देख करके वह काम आपको करना है। तो आगे से जो है हम अपनी जनरल हिंदी, अनिवार्य हिंदी की जो क्लासें हैं रेगुलर, उनमें अपने सिलेबस का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों। मंदी